नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल संडे है, ईस्टर संडे है और ऐसा लगता है कि कल का संडे मिडिल ईस्ट में बेहद खतरनाक होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो जानकारियां आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि अमेरिका ने बहुत बड़ी संख्या में अपने जहाज ईरान की तरफ भेजे हैं। पहले से भी जहाज हैं जो इजराइल में पार्क्ड हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जहाज भेजे गए हैं। ये जहाज ब्रिटेन से कुछ आए हैं जो ब्रिटेन के हैंगर पे थे और कुछ कनाडा के ऊपर से आए हैं। यानी कैर्नी ने अपना एयर स्पेस दे दिया है ईरान पर हमले के लिए, बावजूद इसके कि वो इस पूरी लड़ाई को इलीगल कह रहा है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि मरीन जो है वो भी कल या परसों पहुंचने की उम्मीद है। ज्यादा उम्मीद है कि कल शाम होते होते, यानी हिंदुस्तान में जब कल शाम होगी तो मरीन वहां पर पहुंच जाए, मिडिल ईस्ट में पहुंच जाए। तो सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप ने संडे का प्लान बनाया है वहां की जमीन पर उतरने के लिए? यह प्लान क्यों संडे का हो सकता है? इसकी दो वजह है। एक तो रिलीजियस मीनिंग है इसकी, ईस्टर का संडे है तो बहुत पवित्र माना जाता है ईसाई कल्चर में। तो एक तो ये संडे जो है वो बेहद पवित्र है, रिलीजियस है, ये सारा कुछ है। और दूसरा ये कि मंडे को मार्केट खुलने से पहले अब ट्रंप को पता है कि बयानों का कोई मतलब नहीं है। अभी तक हर बार संडे को रात को या मंडे की मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले वो बयान देता था कि बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है, ईरान वाले हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि बातचीत कर लो, ये सारी बातें वो करता था। लेकिन जिस तरह से ईरान ने मना कर दिया है कि पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम अपने लोगों को नहीं भेजेंगे पाकिस्तान में, जो बातचीत करने की प्लान अमेरिका बना रहा है या मिडिल ईस्ट के कंट्री जिसको एंडोर्स कर रहे हैं, उसमें हम शामिल नहीं होंगे। ये बात ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दी है। यानी पाकिस्तान जो मीडिएटर बनना चाह रहा था, अब पाकिस्तान मीडिएटर नहीं बन पाएगा ईरान के मना करने के बाद। इसके अलावा कतर ने सीधे मना कर दिया है कि हम किसी तरह का मीडिएशन नहीं करेंगे। यानी फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये तो पक्की बात है। तो मंडे की सुबह या संडे की रात अब ट्रंप ये नहीं कह सकता कि बातचीत बड़ी अच्छी चल रही है, ईरान हमारे हाथ पांव जोड़ रहा है, वगैरह वगैरह। मार्केट को इससे कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि लोग जानते हैं कि बातचीत हो ही नहीं रही है। लोग अब जानते हैं कि ट्रंप लगातार झूठ बोल रहा था, किसी तरह की कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही थी और फिलहाल अभी 2-4-10 दिनों में किसी बातचीत की कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में क्या ट्रंप ये चाहता है कि संडे की शाम को ईरान के ऊपर बड़ा हमला करे? हवाई जहाज जो गए हुए हैं, जो जेट्स गए हुए हैं, ये बम गिराएं ईरान में कई सारी जगहों पर, और उसी बीच में मरीन जो है वो खर्ग आइलैंड पर या फिर किसी और आइलैंड पर कब्जा कर ले। ये बहुत मुमकिन है कि बात खर्ग की जा रही है, कब्जा किसी और आइलैंड पर हो जाए। एक दिन मैंने बहुत डिटेल में ये समझाया था। तो ये कोशिश करे ट्रंप, ये बिल्कुल मुमकिन है संडे की शाम को। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा इफ लगता है। इफ ये लगता है कि अगर ऐसा कर पाया तो, क्योंकि अगर ये जानकारी मुझे है, अगर ये जानकारी आपको है, अगर ये जानकारी दुनिया भर के जर्नलिस्ट को है कि बहुत सारे जहाज आ रहे हैं, इधर से मरीन भी पहुंचने वाला है और मंडे की मार्केट, अगर ये सब जानकारी हमें है तो जाहिर तौर पर ईरान को भी यह जानकारी होगी। तो ईरान क्या क्या कर सकता है उसको आप सोचिए। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी ताकत बनिए। बहुत आसान है, स्क्रीन पर आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, उसको स्कैन कर लीजिए और हमारे मेंबर बन जाइए। नीचे ज्वाइन का बटन होगा, वो दबा के बन सकते हैं, या फिर पिन कमेंट और हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वहां मैंने लिंक भी दिया है, ज्वाइन कीजिए हमारी फैमिली, हमारी टीसीएच फैमिली का मेंबर बनिए और हमारी ताकत बनिए। पहली बात तो ये कि मान लीजिए ये जो हमला हो, ये हमला किसी गल्फ कंट्री से हो, मान लीजिए बहरीन से यह हमला हो, मान लीजिए यूएई से यह हमला हो या कुवैत से हमला हो। ये 3 कंट्रीज हैं जहां से यह हमला हो सकता है, ये नजदीक है। ऐसे में मान लीजिए कि बहरीन की जमीन से यह हमला होता है, तब यह बिल्कुल यूनाइटेड नेशन के रूल्स के हिसाब से हो जाएगा कि बहरीन अग्रेसर में शामिल है। हालांकि बहरीन कह चुका है कि हम इस जंग में शामिल नहीं हैं और होंगे भी नहीं, लेकिन अमेरिका अगर कहेगा तुम्हारी जमीन से हम हमला करेंगे तो बहरीन, कुवैत या यूएई कोई मना नहीं कर पाएगा। तो मान लीजिए बहरीन का केस लेकर चलते हैं कि बहरीन की जमीन से अगर हमला होता है ईरान के ऊपर, और मान लीजिए कि ईरान की जमीन पर बूट पड़ ही जाते हैं अमेरिका के सैनिकों के, उसके बाद क्या होगा, कितने सैनिक मारे जाएंगे, कितने दिन तक कब्जा रख पाएंगे, ये सब बात की बात है। अभी ये मान लें कि बूट पड़ ही जाते हैं।
अब बहरीन चूंकि सीधे अग्रेसर हो गया तो ईरान के पास यह हक है कि वो बहरीन पर अटैक कर सके। और मान लीजिए कि 50,000 ईरानी सैनिक बहरीन के अंदर घुस जाएं और बहरीन को पूरा डिस्टर्ब कर दें। आप जानते हैं बहरीन के अंदर एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो वहां के शाह को पसंद नहीं करते हैं। शियाज हैं वहां, और सुन्नियों में भी बड़ी संख्या है जो वहां के शाह को पसंद नहीं करते हैं। यहां तक कि बहरीन के अमेरिकी ठिकानों पर जब हमला हो रहा था तो बहुत सारे बहरीनी खुशी मनाते हुए दिख रहे थे, सड़क पर भी उतरे थे। तब यह जंग एक दूसरे लेवल पर चली जाएगी। ट्रंप साहब खर्ग या किसी आइलैंड को कब्जा करने की बात कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि बहरीन से ही उनका कब्जा चला जाए और एक बड़ी लड़ाई उनको लड़नी पड़े बहरीन में ईरान को बाहर निकालने के लिए या बहरीन को बचाने के लिए। अब देखिए, पिछली बार जब अरब स्प्रिंग चल रहा था तो बहरीन में बड़ा विद्रोह हो रहा था, बहुत सारे लोग सड़क पर उतरे थे। उस समय सऊदी अरबिया ने अपनी आर्मी भेजी थी और उन लोगों का जबरदस्त दमन किया था, और तब जाकर बहरीन के शाह की गद्दी बच सकी थी। अब इस बार अगर सऊदी अरबिया जाता है तो फिर तो वो जंग में सीधे शामिल हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सऊदी अरबिया इस तरह का हस्तक्षेप करेगा अगर बहरीन ने अपनी जमीन अलाउ की। कुवैत में तो बिल्कुल नहीं करेगा, और यूएई में क्या होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यह बेवकूफी तो यूएई के जो राष्ट्रपति हैं और ट्रंप दोनों नहीं करेंगे कि यूएई की जमीन का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमले के लिए करे, या यूएई जिन 3 आइलैंड्स की बात कर रहा है कि ईरान से हमें वापस चाहिए, उन पर कब्जा करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर ऐसा हुआ फिर ईरानी मिसाइलें किस स्पीड से यूएई के ऊपर गिरेंगी उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। तो संडे बेहद खतरनाक हो सकता है, यह बात मैं पहले से बता रहा हूं। संडे को यह प्लानिंग हो सकती है कि ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया जाए। ईरान इस हमले के लिए जाहिर तौर पर तैयार होगा। कल जिस तरह से उसने अमेरिका के जहाज गिराए हैं, एक बात उसने क्लियर कर दी है। ईरान लगातार यह कह रहा है कि अभी तो आपने हमारे बहुत सारे हथियार देखे ही नहीं हैं, अभी हमने अपने डिफेंस क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया ही नहीं है। और आप देखिए, अमेरिका का इंटेलिजेंस कहता है कि इतनी लड़ाई के बाद भी ईरान के पास आधे से ज्यादा मिसाइलें हैं अभी। तो जाहिर सी बात है कि मिसाइलें खत्म होने की जो बात हो रही थी वो बेकार की बात है। कल जिस तरह से अमेरिकी जहाजों को गिराया है, अमेरिकी ड्रोन्स को गिराया है, इजरायली ड्रोन्स को गिराया है, उससे क्लियर है कि यह बात ट्रंप को नहीं पता थी, या ट्रंप जानबूझकर झूठ बोल रहे थे कि ईरान के पास अपना एयर डिफेंस है। हालत यह है कि ट्रंप का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated. तो अब ट्रंप जो कल तक ये कह रहे थे कि ईरान को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जो 48 घंटे में ईरान पर कब्जे की प्लानिंग कर रहे थे, वो अब ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस, यानी ईरान को दुनिया के सबसे मजबूत मुल्कों में से एक कह रहे हैं ट्रंप। होता क्या है कि झूठ बोलने वाला आदमी भी दिन में एक आध बार सच बोल जाता है। ऐसे ही ट्रंप ये बोल गए। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप को रोज सुबह 4-5 मिनट का एक वीडियो दिखाया जाता है। दिन भर में जितना कुछ हुआ होता है उसका एक कोलाज बनाकर बड़ा सुंदर सा वीडियो उनको दिखा दिया जाता है, जिससे उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ईरान में तबाही हो रही है। हकीकत यह है कि ईरान में तबाही हो रही है, ईरान में लोग मारे जा रहे हैं, ईरान में बिल्डिंग्स गिर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के अंदर जो गल्फ कंट्रीज हैं और इजराइल, दोनों जगह जबरदस्त तबाही हो रही है। मुझे लगता है इसकी खबरें लगातार ट्रंप से छिपाई जा रही हैं। आप इजराइल में देखिए, नगेव पे हमला हुआ। ये नगेव जो है वो दिमोना के बिल्कुल बगल में है। दिमोना जो एटॉमिक सेंटर है उनका, उसके बिल्कुल बगल में है, और वहां एक बड़ी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आज सुबह से लगातार हमले हो रहे हैं और साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने में इजराइल के इंटरसेप्टर्स बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। हारिस की रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कि पहले 90% मिसाइलें ये रोक पा रहे थे, अब बमुश्किल 50-60% रोक पा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो खबर भी अब 3-4 दिन पुरानी हो गई, शायद 20-25% ही रोक पा रहे हैं। और जो रोक पा रहे हैं उनकी डिब्रीज भी जहां गिर रही है वहां जबरदस्त नुकसान हो रहा है। तो कल का दिन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ईरान को अगर यह पता है तो फिर आज की रात भी वो बड़े हमले कर सकता है पूरे रीजन में। जैसे एक वीडियो जारी करके उसके प्रवक्ता ने बाकायदा बताया
कि स्टार गेट जो डेटा सेंटर बना हुआ है, ओरेकल का डेटा सेंटर वो बंद करा चुके हैं, उसको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। अमेजन के डेटा सेंटर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। और जो स्टार गेट है बिलियंस का है ये, और ये यूएई में है। अब तक कहा जा रहा था कि इसकी सही लोकेशन और इसका सारा कुछ किसी को पता नहीं है, लेकिन ये वीडियो जारी करके ईरान ने कहा है कि हमें सब पता है कहां क्या है। एग्जैक्ट लोकेशन बताई है स्टार गेट की, और ऐसी पता नहीं कितनी जगहें उसने मार्क करके रखी हैं जो हैं तो अरेबिक कंट्रीज में, लेकिन जो सीधे सीधे अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। और उसने कहा है कि इन सब पे हम हमला कर सकते हैं। तो अगर ईरान पे बड़ा हमला हुआ तो जाहिर है कि पलट के हमला किया जाएगा। एक और बात, जो ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं कालिबाफ साहब का एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में मजाहिया लहजे में वो पूछते हैं कि बाब अल मंदेब से कितनी जहाजें जाती हैं, वर्ल्ड की कितनी सप्लाई होती है, वगैरह वगैरह। हूथी पहले ही इस लड़ाई में शामिल हो चुका है, कम से कम 3 बार इजराइल पर कर चुका है। कालिबाफ के इस ट्वीट का सीधा मानी यह है कि अगर हमले बढ़े तो अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, जिसके खुलवाने की कोई सूरत किसी को नजर नहीं आ रही। अब बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया जाएगा, यानी मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर दुनिया भर की सप्लाईज आ ही नहीं पाएंगी। इजराइल के ऊपर लगातार जिस तरह की मार पड़ रही है, इजराइल के नागरिकों के जो ट्वीट आ रहे हैं, इजराइल में रहने वालों के जो ट्वीट आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इजराइल की जनता किस हद तक परेशान है। एक डैन एडीन है, उनका मैं ट्वीट देख रहा था, हिब्रू में ट्वीट है, लेकिन आप जानते हैं ट्विटर पर आसानी से ट्रांसलेट हो जाता है। तो वो ट्वीट मैं देख रहा था, अंग्रेजी में जब मैंने उस ट्वीट को पढ़ा तो पढ़कर रूह कांप गई। लगा कि इजराइल कितनी ज्यादा परेशानी से गुजर रहा है, जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि रियल डेंजर कभी यह नहीं था कि ईरान की कुछ मिसाइलें हमारे ऊपर गिर सकती हैं, या एक दिन में ईरान 1000 मिसाइलें फेंक सकता है। ये तो सब जानते थे कि ईरान एक दिन में 1000 मिसाइलें नहीं फेंकेगा, लेकिन रियल डेंजर यह था कि महीनों तक ईरान लगातार मिसाइलें गिरा सकता है और हमारी इकॉनमी को, हमारे देश को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। और उसका कहना है कि यही साबित हो रहा है। रात में 3-3 बार सायरन बजते हैं, लोगों को भागकर शेल्टर में जाना पड़ता है, किसी की नींद पूरी नहीं हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, लोग परेशान हैं। अब देखिए, यह तो पहले सोचना चाहिए था, जब नेतन्याहू जैसे वार मांगर जो फॉरएवर वार की बात करता है, लगातार जंग चलती रहे इसकी बात करता है, उसको इन लोगों ने सर पे बिठाया, उसके पहले सोचना चाहिए था। हालांकि हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो सच्चाई कहते हैं, लेकिन उनको सुनने वाले बहुत कम होते हैं, लोगों को भरोसा नहीं होता है। जब यह जंग शुरू हुई तो 90% लोग नेतन्याहू के साथ थे, अब घटते घटते 40-50% रह गए। लेकिन हकीकत वही है जो इन्होंने लिखा है कि ईरान की प्लानिंग बहुत क्लियर है, लंबी वार जो चलेगी उसमें लगातार 10-20 मिसाइलें रोज फेंकते रहो, लोगों को परेशान करते रहो, इकॉनमी को पूरी तरह से रोक के रख दो, बेन गुरियन एयरपोर्ट को रोक के रख दो, और इजराइल को लगातार टेंशन में डाले रखो। मैं सुन रहा था, बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका एक भाषण सुन रहा था, और उस भाषण में वो कहते हैं कि इजराइल जरा सा देश है, उसको लगता था कि अमेरिका उसके लिए सब कुछ बिल्कुल सेफ कर देगा और वो जब चाहेगा तब किसी के ऊपर हमला कर लेगा। उन्होंने स्टूपिड लफ्ज का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार जिस तरह के हमले इजराइल पर हो रहे हैं, उसको समझना चाहिए कि इतना छोटा सा मुल्क इतनी सारी लड़ाइयां लगातार नहीं लड़ सकता। उधर से हिजबुल्लाह के लगातार अटैक, इधर से ईरान के अटैक, हूथी अटैक कर रहा है। जाहिर तौर पे जरा सा मुल्क है, अगर 10 इंपैक्ट भी हो जाते हैं दिन भर में तो भी उनके लिए बेहद मुश्किल खड़ी होती है। देखिए, इस वार का बड़ा मजेदार है, इसको लंबा चलाने में बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, बातें कोई कुछ भी कर रहा हो। जैसे अगर मैं आपको यह बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो साहिबजादे हैं, उनका एक ऐसी कंपनी से रिश्ता है, या उनके रिश्ते वाली कंपनी, उनसे जुड़ी हुई एक कंपनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से बात कर रही है, जीसीसी कंट्रीज से बात कर रही है कि हमसे इंटरसेप्टर ड्रोन खरीद लो। तो जंग चलती है तो हथियार बेचने वालों की चांदी हो जाती है। अब यह कंपनी चूंकि ट्रंप के बेटे से जुड़ी हुई है, तो आप पूरे खेल को समझ सकते हैं। बहुत विस्तार में जाकर, बहुत डिटेल में जाकर समझाने की जरूरत नहीं है। मैं बता चुका हूं कि पीट हेग्सेथ, जो वहां का सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वो इस जंग के शुरू होने से पहले ही
एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता था, उसका जो एजेंट है ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता था जो जंग के साजो सामान मुहैया कराती है। यानी सब लूटने पे लगे हुए हैं। ट्रंप का दामाद सऊदी अरबिया से पहले ही $5 बिलियन ले चुका है और लेने के प्लान में है। तो इनके तो फायदे हो रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, वहां गैस बहुत महंगी हो गई है। लोगों के वीडियो आ रहे हैं जिसमें लोग रो रहे हैं कि यार हम गैस कैसे भरवाएं, इतनी महंगी हो गई है। और परेशानियां हैं हमारे हिंदुस्तान में, दुनिया भर की मुश्किल है, पाकिस्तान में मुश्किल है, श्रीलंका में मुश्किल है, सारी दुनिया में मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये थोड़े से लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं और पावर है, इनकी कोई मुश्किल नहीं है। ये इसमें से भी मुनाफा कमाने के रास्ते निकाल रहे हैं। धर्म के नाम पर, देश के नाम पर बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन असल काम मुनाफा कमाना है और वो काम बदस्तूर चल रहा है इस जंग में। इसीलिए इस जंग को बहुत जल्दी खत्म करने में किसी का इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। रहा सवाल ईरान का, 48 घंटे का आप ट्रूस मांग रहे हैं और उसी 48 घंटे में अगर आपने हमला कर दिया तो 2 बार तो यह हुआ कि बातचीत चल रही थी, उसी में हमला कर दिया। अब फिर बातचीत की बात कर रहे हैं, शर्तें ऐसी लगा रहे हैं जो मानने लायक नहीं है। तो ऐसी बातचीत में शामिल होने का कोई फायदा अगर ईरान को नजर नहीं आता है तो उसकी एक वजह है। हालांकि कहीं ना कहीं रास्ता तो निकालना पड़ेगा, दोनों को निकालना पड़ेगा कि जंग खत्म हो। ज्यादा जिम्मेदारी उनकी होती है जिन्होंने जंग शुरू की है, इसलिए अमेरिका और इजराइल की जिम्मेदारी ज्यादा है कि इजराइल के नागरिकों को अगर बचाना है, मिडिल ईस्ट को अगर बचाना है तो इस जंग को जल्दी खत्म करें। क्योंकि जंग के बढ़ने का बहुत सीधा मतलब है कि ईरान फिर पागलों की तरह मिडिल ईस्ट में ऑयल फैसिलिटीज से लेकर पावर फैसिलिटीज तक और जाने कहां कहां हमला करेगा और इस जंग के असरात कहां कहां तक पहुंचेंगे उसकी अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, उसके बारे में अभी सोचा भी नहीं जा सकता है। आप सोचिए कि इन लोगों ने अंदाज लगाया था कि ईरान के तो हमने सारे बंकर खत्म कर दिए और अब यह खबर आ रही है कि जिन बंकर्स को ये बॉम्ब करते हैं, ईरान ने ऐसी टेक्निक डेवलप की है कि घंटे 2 घंटे के भीतर उन बंकर्स को वो फिर से बना लेता है। तो 40 साल तक ईरान ने तैयारी की है, जितनी जंगें लड़ी हैं अमेरिका और इजराइल ने उन सबको बहुत करीब से देखा है, उनके पावर को देखा है और उसके हिसाब से तैयारी की है। इसलिए इस बार अमेरिका और इजराइल को मुश्किल बहुत ज्यादा आ रही है। आप सोचिए, निगोशिएशन की बात चल रही थी, शाहेद 136 ड्रोन जो इजराइल पर हमले के लिए जा रहा था उस पर लिखा, ईरान ने लिखा कि ये हमारा ईरान के महान लोगों द्वारा, ईरान के शानदार लोगों ने ये निगोशिएशन भेजा है इजराइल में। यानी उसका कहना है कि जंग अपने आखिरी मकाम तक चलेगी, कोई निगोशिएशन नहीं होगा। जाते जाते आपको एक वीडियो दिखाता हूं, बहुत मजेदार। ईरान की 2 महिलाओं ने वीडियो बनाया है और उन्होंने कहा है कि बस एक चीज है जिसमें हम इजराइल और अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, वो ये है कि हमारी जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, हमारी जो विरासत है, उस पर वो हमला कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम इसका बदला इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इजराइल के पास ना कोई हिस्ट्री है और ना कोई विरासत है। ये फर्क है। 70 और 250 साल पुराने देश जब मुकाबले में आते हैं 5, 6, 7 हजार साल पुराने मुल्क के, तो ये फर्क होता है लोगों के जज्बे में, लोगों की वतन परस्ती में, लोगों की जिद में, लोगों के कल्चर में। ये फर्क आता है कि कहीं लोग रो रहे होते हैं कि जंग जल्दी खत्म करो और कहीं लोग तैयार हैं कि कितनी भी मुश्किलात आ जाएं, जंग में हार मानने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। और मैंने सुबह भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, किसी आर्मी के साथ लड़ना आसान काम होता है, लेकिन किसी खुद मुख्तार मुल्क के साथ लड़ना, पूरे मुल्क के साथ लड़ना बेहद मुश्किल काम होता है। तो क्या होता है संडे को देखा जाएगा। अगर बड़ा हमला होता है, ईरान कैसे जवाब देता है वो देखा जाएगा और जो भी आगे होगा वो सब कुछ जैसे अभी तक मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस।